क्लास ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या है? ऑनलाइन भी बताना बच्चों एक बार। यस चलो, पेपर हमारा शायद कि बीच में भी था, है ना? अच्छा अभी ओपन करते हैं एक बार, है ना? कौन सा था पेपर? जनवरी 2021। आई थिंक कि फिर ये नीचे था काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 4 है ना? 4 का बी वाला ये। अच्छा एम एन और पी है ना? क्वेश्चन देखो बेटा एक बार। एम एन और पी एक फर्म में भागीदार थे, मतलब साझेदार थे। फर्म ने फर्नीचर की आपूर्ति करने के लिए JR लिमिटेड को आदेश दिया। पी मर जाता है और एम तथा एन फर्म के नाम से कारोबार को जारी रखते हैं। फर्म ने पी की मौत के बारे में जनता को सूचना नहीं दी है। पी की मृत्यु के बाद फर्म को फर्नीचर सुपुर्द कर दिया गया, मतलब फर्नीचर की सुपुर्दगी पी की मृत्यु के बाद हुई है। ठीक है, सुपुर्दगी के समय उन्हें यह तथ्य पता था कि पी की मृत्यु हो चुकी है। बाद में फर्म दिवालिया हो जाती है और JR लिमिटेड को कीमत चुकाने में विफल रहती है। आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्म द्वारा खरीदे गए फर्नीचर की कीमत के लिए पी की निजी संपत्ति उत्तरदायी है या नहीं है? नहीं है। मृत्यु के बाद किए गए फर्म के कार्यों के लिए मृत साझेदार के उत्तराधिकारी और उसकी संपत्ति जिम्मेदार नहीं होती। पढ़ा था ना अपन ने ये चीज? ठीक है। और सार्वजनिक सूचना देने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। मृत्यु पे सार्वजनिक सूचना देना अनिवार्य नहीं है। क्या लिखा हुआ है? क्या इसमें कोई अंतर आ जाता यदि JR लिमिटेड उस फर्म को फर्नीचर की आपूर्ति यह विश्वास करते हुए करता कि तीनों पक्षकार जीवित है? तो भी उत्तर में कोई उत्तर नहीं है, अंतर नहीं आता। रीजन क्या है? क्योंकि मृत्यु के केस में सार्वजनिक सूचना देना अनिवार्य नहीं है। क्या माना जाता है? पहले से सबको पता है। धारा 35 भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। इसके अंदर आपको क्या लिख के आना है? पहले तो लिख के आना, सामान्यतः एक साझेदार की मृत्यु या दिवालियापन फर्म को समापन की ओर ले जाता है, परंतु अन्य साझेदार अगर चाहे तो समझौते द्वारा इसको जारी रख सकते हैं। दूसरा लिख के आना कि भाई मृत्यु के केस में सार्वजनिक सूचना देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तीसरा लिख के आना कि मृत्यु के बाद में किए गए फर्म के कार्यों के लिए मृत साझेदार की संपत्ति व उत्तराधिकारी जिम्मेदार नहीं होते। ये 3 बातें तुम्हारे आंसर में जरूर रहनी चाहिए। अगर धारा 35 का कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये 3 चीजें आपको देके आनी जरूरी है। नेक्स्ट इसके अंदर देखो क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला। श्री टी विभिन्न प्रकार के पंखों के खुदरा व्यापारी हैं। श्री एम उसकी दुकान पर आए, रसोई के लिए निकास पंखा एग्जॉस्ट फैन मांगा है। ठीक है, श्री टी ने उन्हें अलग अलग ब्रांड के दिखाए और श्री एम ने एक विशेष ब्रांड को मंजूरी दे दी। इसके लिए भुगतान किया गया। जब उसके घर पर पंखा दिया गया तो बॉक्स खोलने के बाद उन्हें यह पाया गया कि वह एक टेबल फैन था। मांगा क्या है? यानी कि विवरण संबंधित गर्भी शर्त भंग हो गई।
मांगा क्या गया था? एग्जॉस्ट फैन, और दे क्या गया? टेबल फैन। उन्होंने टी को गलत पंखा सुपुर्द करने की जानकारी दी। टी ने ये कहते हुए बदलने से इनकार कर दिया कि पंखे की सुपुर्दगी और कीमत भुगतान के बाद संविदा पूर्ण हो चुकी है, इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते। आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 के अंतर्गत क्या श्री टी बदलने से इनकार करने में सही है? बिल्कुल नहीं है, गलत है वो, है ना। यहाँ पर क्या होता है? विवरण संबंधित गर्भी शर्त भंग हुई है, और कोई मतलब अगर माल को वर्णन के अनुसार बेचा गया है तो गर्भी शर्त है कि माल वर्णन के अनुसार होना चाहिए। अगर नहीं है तो क्या कर सकता है? क्रेता अनुबंध को समाप्त कर सकता है, माल वापस कर सकता है, हर्जाने ले सकता है, या फिर दोनों, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे देना है। एन के पास क्या उपचार उपलब्ध है? अभी हमने बताया कि भाई अनुबंध को समाप्त कर सकता है, माल वापसी, हर्जाने, या फिर दोनों। तो ये इसके पास उपचार है। हाँ, उसमें भी आता है, लेकिन हम तो सीधे लगाएंगे ना, किसने जो वर्णन दिया था, चीज वर्णन के अनुसार नहीं दी गई है। इसने बोला था एग्जॉस्ट फैन चाहिए और इसको पकड़ा क्या दिया? टेबल फैन, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत का बताना है, और उसके बाद में वो परिस्थितियां जहां पर ये लागू नहीं होता। आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत बता दोगे? कोई काम अगर सीमा नियम द्वारा या अंतर नियम द्वारा अधिकृत है तो बाहरी पक्षकार ये मान सकता है कि उससे जरूरी औपचारिकताएं कंपनी ने पूर्ण कर ली होगी। ठीक है, बाह्य पक्षकार का यह कर्तव्य नहीं है कि वह कंपनी के आंतरिक मामलों की छानबीन करे। कंपनी के आंतरिक मामले कंपनी की खुद की समस्या है। इसे टर्कन नियम भी कहते थे। रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टर्कन। केस का मैटर दे देना शॉर्ट में। फिर 3 अपवाद थे, तीनों डिस्क्राइब कर देना। पहला क्या था इसमें? अनियमितता की स्पष्ट या गर्भित रूप से रचनात्मक रूप से जानकारी। दूसरा अनियमितता का संदेह, और तीसरा जालसाजी। याद आ रहा है? तो ये देखे आना है आपको। इसके बाद में क्या आ रहा है इसके अंदर? देखो, सामान्य नियम है कि बिना प्रतिफल के अनुबंध क्या होता है? 0 होता है, और आपको इसके अपवाद बताने हैं। यह क्वेश्चन दूसरी या तीसरी बार आ रहा है। बिना प्रतिफल के अनुबंध व्यर्थ होते हैं और उसके अपवाद। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 बार ऑलरेडी आ चुका है, एक अभी लेटेस्ट में आया है। तो 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। प्रतिफल नहीं, अनुबंध नहीं, और अपवाद बताइए। धारा 25 है। ठीक है, तो ये आप दे दोगे ना? आप बता देना कि धारा 25 के अनुसार हर अनुबंध के अंदर प्रतिफल का होना अनिवार्य है। बिना प्रतिफल के समझौता व्यर्थ होता है। परंतु भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत कुछ अपवादजनक स्थितियां दी गई हैं जहां पर बिना प्रतिफल के भी अनुबंध वैध माना जाएगा। फिर वो अपवाद दे देना। प्राकृतिक स्नेह एवं लगाव द्वारा विगत काल में स्वेच्छा से दी गई सेवाओं के लिए क्षतिपूर्ति, काल बाधित ऋण को चुकाने का वचन, उपहार या भेंट, निक्षेप, एजेंसी। याद आ रहा है? एजेंसी ये ले चुके हैं ना अपन, ये चीजें आप ये सब अच्छे से दे आना। अच्छा थ्योरी क्वेश्चन है। भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार तीसरे पक्षकार के लिए भागीदार के कृत्य के लिए, फर्म और फर्म के कृत्य के लिए भागीदार के दायित्व की चर्चा कीजिए। तृतीय पक्षकार के प्रति दायित्व 3 धाराएं थी इससे संबंधित, 25, 26, 27। याद आ रहा है? 25 धारा क्या कहती थी? संविदात्मक दायित्व थे, उसके अंतर्गत बोला गया था दायित्व कैसे है? संयुक्त एवं पृथक दोनों, मिलके भी जिम्मेदार है, एक अकेला भी जिम्मेदार है। 26 कहती थी कि एक साझेदार ने गलत कार्य किया है, अपकृत्य किया है, जिम्मेदार पूरी की पूरी फर्म होगी यदि कार्य व्यवसाय के सामान्य क्रम में किया गया है और साझेदार ने अपने गर्भित अधिकार क्षेत्र के भीतर रहकर किया है। सारा जो आपकी थी 27 वो क्या कहती थी? गबन के प्रति दायित्व। एक साझेदार के कोई तृतीय पक्षकार से कोई संपत्ति प्राप्त हुई और उसने उसका क्या कर दिया? दुरुपयोग कर दिया। ठीक है, अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर रहकर। या फर्म को व्यवसाय के सामान्य क्रम में कोई संपत्ति प्राप्त हुई, कोई धन प्राप्त हुआ और एक साझेदार ने उसका गबन कर दिया, पूरी फर्म जिम्मेदार मानी जाएगी। याद आ रहा है? 25, 26, 27 उसका थ्योरी क्वेश्चन है, यूनिट 2 का था। नेक्स्ट आ रहा है तुम्हारा, देखो एक बार ये तुम बताओ। अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको बता रखा है। 6 लाख पूंजी है, 100 रुपए के समता अंशों में विभाजित है। 2 लाख समता अंश केंद्र सरकार के पास है और 1,20,000 महाराष्ट्र सरकार के पास है। आपसे पूछा जा रहा है क्या ये सरकारी कंपनी है? 51% प्रदत्त अंश पूंजी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या दोनों के पास मिला के हो
6 लाख में से 3,20,000 इनके पास है, सरकार के पास है, तो मोर देन 51% हो गया ना। तो सरकारी कंपनी की परिभाषा लिखा ना, धारा नंबर 245 के अनुसार सरकारी कंपनी वह है जहां पर 51% कम से कम प्रदत्त अंश पूंजी केंद्र सरकार, राज्य सरकारों या केंद्रीय सरकार के पास मिलाकर होती है, और जो कि इसमें क्या है, आपकी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी को भी सरकारी कंपनी माना जाएगा। पढ़ा था, याद आ रहा है? तो उस पर क्वेश्चन है ये 3 नंबर का छोटा सा, सरकारी कंपनी पर, आई थिंक एंड है ये। अब इसके बाद में बताओ कौन सा अटेम्प्ट आएगा अपना, जुलाई 2021। अब इंग्लिश में है या हिंदी में है, क्योंकि लेटेस्ट वालों की शायद हिंदी वर्जन है। क्या है? क्या चलो ठीक है, तो मिल जाएगा फिर हमें हिंदी। इसका हिंदी मिल रही है ना, तो हिंदियों की तो फोटो कॉपी करवा लो, है ना। क्वेश्चन पेपर तुम्हारे पास रहेगा, तो कभी भी एग्जाम से पहले भी जाओ तो रिवाइज कर लोगे ना कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो फायदेमंद रहेगा मेरे हिसाब से। तो जैसे इसने करवाई ना, हिंदी वाले पोर्शन की फोटो कॉपी करवा लो। हाँ नहीं, रिपोर्टिंग का करा लो चाहे, क्योंकि लॉ का पेपर तो अपना इंग्लिश हिंदी दोनों का आता है ना। तो फिर लॉ वाले पोर्शन में इंग्लिश का अगर काम नहीं हो तो हिंदी की कराना चाहो तो हिंदी का करा लो, जैसा तुम्हें सही लगे। ठीक है, अपने लेने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। भाई मेन चीज़ तो क्या है, प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन करके देखेंगे ना अपन, तो अपने को फायदा रहेगा। अब देखो अच्छा सा एक क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक ठहराव के बारे में आपको कारण सहित बताना है कि वह ठहराव है या व्यर्थ ठहराव है। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 4 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 4 पॉइंट आएंगे, हर एक पॉइंट 1-1 नंबर का, जिसमें आधा नंबर तो आप कारण बताओगे और आधा नंबर आपका है कि वैध है या व्यर्थ है, ये बता देगा। रेडी? तुम्हें सॉल्व करना है। पहला, अनुबंध में एक वाक्य लिखा हुआ है कि अनुबंध भंग होने पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, वैध है या व्यर्थ है? व्यर्थ है। ऐसा अनुबंध नहीं हो सकता जिसके अंदर आप बोल रहे हो कि भाई अगर आप केस ही फाइल नहीं कर सकते, जब आपके कानून द्वारा प्रवर्तनीय ही नहीं है तो फिर ये अनुबंध हो ही नहीं सकता। ये कैसा हो गया तुम्हारा? व्यर्थ। ठीक है, क्या आएगा? देखो, एक अनुबंध में एक उपवाक्य डाल रहे हो कि भंग होने पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये आपका व्यर्थ ठहराव माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि वैध ठहराव वह होता है जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय होता है। धारा 2H के अनुसार वैध कौन सा है? जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय है, और ये कानून द्वारा प्रवर्तनीय हो गई नहीं। ठीक है ना, आप वैधानिक कार्रवाई करने से रोक रहे हो उसको, ये धारा 28 के अंतर्गत व्यर्थ है, वैधानिक कार्रवाई में रुकावट डालने वाले समझौते। अब आओ दूसरे पे, चलो ये मुझे ही समझाना पड़ेगा आई थिंक। हाँ कोशिश कर लो, चलो एक बार, नहीं तो मैं समझाती हूँ। देखो ये वैध है, क्यों है? देखो मान लो एक मामले की सुनवाई का अधिकार 2 न्यायालय के पास है, एक मामले की सुनवाई का अधिकार 2 न्यायालय के पास है। सपोज करो दिल्ली हाई कोर्ट के पास है और राजस्थान हाई कोर्ट के पास है। पक्षकारों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम केस सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट में करेंगे, राजस्थान हाई कोर्ट में नहीं करेंगे, तो इसमें कोई गलत नहीं है। वैधानिक कार्रवाई में रुकावट में कौन से समझौते आते थे? जहां पर आप एक पक्षकार को पूर्णतः वाद प्रस्तुत करने से रोक देते थे। यहाँ पूर्णतः नहीं रोका, यहाँ सिर्फ क्या बोला? केस इसी कोर्ट में करोगे, तो ऐसी सीमा लगाई जा सकती है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ये वैधानिक कार्रवाई में रुकावट नहीं माना जाएगा, वैध माना जाएगा। समझे कि नहीं समझे ये बताओ मुझे। क्वेश्चन मेन एग्जाम का है, क्या दिया हुआ है? देखो, 2 पक्षों के बीच एक ठहराव होना कि मुकदमे को 2 में से केवल एक ही विशिष्ट न्यायालय में पेश किया जाएगा, यह है तुम्हारा वैध। क्योंकि वैधानिक कार्रवाई में रुकावट में वही समझौते जाते हैं जहां पर एक पक्षकार को पूर्णतः वाद प्रस्तुत करने से रोक दिया जाता है। या पूर्णतः वाद प्रस्तुत करने से रोका नहीं गया है, सिर्फ एक शर्त लगा दी है कि भाई 2 में से एक में ही जाओगे, मना थोड़ी ना कर रहे हैं कि जाओगे ही नहीं, तो ये वैध है। ठीक है, तीसरा देखो, व्यर्थ तो है ये, वैध तो नहीं है। पहली चीज, क्यों? मतैक्यता नहीं है, समान चीज समान भाव से, वो कुछ और समझ रहा है और तुम कुछ और बोल रहे हो, सहमति ही नहीं है, मतैक्यता ही नहीं है, सहमति ही नहीं है।
स्वतंत्र सहमति तो छोड़ो, सहमति ही नहीं है। मतैक्यता पता है, समान चीज समान भाव से, विचारों का मिलना, मस्तिष्कों का मिलना। एक पक्षकार जो चीज जिस तरीके से कह रहा है आप उसी तरीके से समझोगे तो अनुबंध बनेगा, वरना नहीं बनेगा। याद आ रहा है? तो इसका आंसर आईसीआई ने दिया है मतैक्यता पर। लिखना चाहो तो लिख लो। इसका आंसर किसके अनुसार आएगा तुम्हारा? मतैक्यता, समान चीज समान भाव से। आपसी सहमति नहीं है, इस वजह से वैध अनुबंध नहीं बनेगा, व्यर्थ है, ये व्यर्थ है। कंसेंसस एडिडम, मतैक्यता जिसको बोलते हैं, समान चीज समान भाव से, सेम थिंग इन सेम सेंस। याद रहेगा? ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन ये इतने स्कोरिंग होते हैं कि आपको एक एक नंबर फटाक से मिलता है इसके अंदर। इसमें कट होने के लिए कोई चीज ही नहीं होती कि वो आपके नंबर काट सके। ये आप कर सकते हो। नीचे वाला देखो बेटा, करके देखो। 75,000 रुपये प्रति माह वेतन पर रखता है। वाई 2 वर्षों तक सर्जन तथा फिजिशियन के रूप में कार्य न करने का वचन देता है। वैध है? वो था ना आपका व्यापार में रुकावट के समझौते, धारा 27, उसका अपवाद था सेवा के अनुबंध, उसमें जाएगा। सेवा के अनुबंध है, वैध है। ऐसे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन प्रतिबंध कैसे होने चाहिए? उचित होने चाहिए, उचित होने चाहिए। याद आ रहा है? हाँ, कुछ समय के लिए लगाए जा सकते हैं। ठीक है भाई। वाई ने एक ओपीसी का निर्माण किया जिसमें अपनी बहन जेड को नामजद किया। नामजद मतलब नामांकित ही घोषित किया। जेड विदेश में शादी की। ये क्वेश्चन आपकी बुक का है। नविता, आपकी बुक का क्वेश्चन है। अब वो पूरी तरीके से भारत छोड़ के जा रही है, क्या नामांकन वापस लेना पड़ेगा? बिल्कुल लेना पड़ेगा, क्योंकि 120 दिन भारतीय निवासी होनी चाहिए। ठीक है। प्लस अगर उसके बाद भी भारतीय निवासी का दर्जा रखती है तो रख सकती है कि नामांकन जारी? तो रख सकती है। याद आ रहा है? ओपीसी का सदस्य या नामांकित बनने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। पहला, प्राकृतिक व्यक्ति है, दूसरा भारतीय नागरिक है, और तीसरा कम से कम पिछले साल 120 दिन भारत में निवास किया। याद आ रहा है? तो फिर ये आपको डाल के आनी पड़ेंगी। क्वेश्चन आपका ये अब आईसीआई में भी दिया हुआ है। जोखिम संपत्ति के स्वामित्व की सहगामी होती है, व्याख्या कीजिए। धारा 26 पूछ ली। जिसका स्वामित्व उसका जोखिम, जब तक स्वामित्व क्रेता का, जोखिम भी क्रेता, सब तक स्वामित्व विक्रेता का, जोखिम भी विक्रेता का। जैसे ही स्वामित्व का अंतरण क्रेता का हुआ, जोखिम भी क्रेता का। और याद आ रहा है एंटीक पेंटिंग वाला एग्जाम्पल दिया था, हैमर उससे टच हो गया है, पेंटिंग टूट गई। 2 अपवाद थे। जो जिस पक्षकार की गलती के कारण सुपुर्दगी में देरी होगी वह पक्षकार जोखिम उठाएगा, चाहे स्वामित्व किसी का भी क्यों ना हो। दूसरा बोला था क्रेता व विक्रेता के दायित्व निक्षेपी के रूप में, निक्षेप ग्रहीता के रूप में प्रभाव रहित रहते हैं। मतलब जहां स्थिति निक्षेप ग्रहीता की, वहां दायित्व किसके? निक्षेप ग्रहीता के। 2 अपवाद थे। सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, जिसका स्वामित्व उसका जोखिम। पहला अपवाद, जो देरी कराएगा वो जोखिम उठाएगा, और दूसरा अपवाद, जहां स्थिति निक्षेप ग्रहीता की, निक्षेप ग्रहीता जोखिम उठाएगा। धारा 26। अब आ गया इसमें नेक्स्ट देखो, भारतीय अनुबंध अधिनियम के संदर्भ में उदाहरण सहित संयोगिक अनुबंध की व्याख्या कीजिए। प्रवर्तन के संबंधित नियम बताइए। संयोगिक अनुबंध धारा 31 में बता देना। एक अनुबंध को पूरा करना या ना करना किसी भावी या निश्चित संपार्श्विक घटना के घटने या ना घटने पर निर्भर करता है। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा? संयोगिक अनुबंध। बीमा के अनुबंध, गारंटी के अनुबंध, क्षतिपूर्ति के अनुबंध। फिर प्रवर्तन के नियम पूछे गए तुमसे। किसी ऐसे संयोगिक अनुबंध का प्रवर्तन जो किसी घटना के घटने पर निर्भर हैं, घटित हो जाए तो वैध और नहीं हो तो व्यर्थ। याद आ रहा है? किसी घटना के घटित नहीं होने पर निर्भर है, निश्चित समय में घटने पर निर्भर है, निश्चित समय में नहीं घटने पर निर्भर है, किसी व्यक्ति जीवित व्यक्ति के भावी आचरण पर निर्भर है, ऐसा कोई कार्य करता है कि उसे पूरा करना असंभव हो जाए, फर्स्ट बनाम नाइट। और लास्ट था असंभव कार्य के समझौते। संयोगिक अनुबंध पे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है 7 नंबर का। विशेषताएं भी बता देना इसकी। 4 विशेषताएं थी, शॉर्ट में लिखा ना। घटना के घटने या न घटने पर निर्भर है, घटना संपार्श्विक, वचनदाता की मात्र इच्छा नहीं होनी चाहिए, और घटना निश्चित होनी चाहिए। वेरी गुड। चलो आगे चलो। सीमित दायित्व साझेदारी एक और कंपनी का फायदा देती है, दूसरी और साझेदारी का लचीलापन। ये आई थिंक सब दे दोगे, है ना। नेक्स्ट आ गया, गर्भित अधिकार क्षेत्र क्या होते हैं? किसी विपरीत व्यापार रीति या परंपरा के अभाव में किसी साझेदार के गर्भित अधिकार क्षेत्र को करने की आज्ञा नहीं देते हैं। भारतीय अधिनियम 1932 के प्रावधानों के अनुसार ऐसी गतिविधियों का
जो बताइए जो गर्भित अधिकार क्षेत्र की सीमा से बाहर है, यानी धारा 19 पूछी गई है। यूनिट 2 में धारा 19 है। क्या क्या कार्य एक साझेदार नहीं कर सकता? कौन से नहीं कर सकता? किसी विवाद को पंच निर्णय के लिए सौंपना, स्वयं के नाम से बैंक खाता खोलना, 3 पॉइंट थे, वाद के बाद वापस लेना, समझौता करना, कम दायित्व स्वीकार करना, याद आ रहा है? दायित्व स्वीकार करना, और फिर उसके बाद में 2 पॉइंट अचल संपत्ति के, है ना? क्या क्या थे? अचल संपत्ति प्राप्त करना और हस्तांतरित करना, और फर्म की ओर से साझेदारी में प्रवेश करना, वो पूछी गई है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, देखो क्वेश्चन, XYZ संयुक्त रूप से L से 90,000 का ऋण लेते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से प्रत्येक पर निर्णय दीजिए। क्या L केवल Y को संपूर्ण 90,000 राशि चुकाने के लिए विवश कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। धारा नंबर 43। वचन ग्रहीता, वचनदाता किसी भी वचनदाता को संपूर्ण राशि के भुगतान के लिए विवश कर सकता है, उसे करना पड़ेगा। बाद में वह अन्य वचनदाताओं से अंशदान की मांग कर सकता है। धारा नंबर 43। क्या नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्या L केवल Y के वैधानिक अधिकारी को 90,000 चुकाने के लिए विवश कर सकता है यदि X, Y और Z की मृत्यु हो जाए। X, Y, Z की अगर मृत्यु हो गई है तो क्या एक से पूरा पैसा उत्तराधिकारी से मांग सकते हैं? बिल्कुल मांगा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, पिता की संपत्ति मिलती है तो पिता के कर्जे भी चुकाने पड़ते हैं उस हद तक जिस हद तक संपत्ति हस्तांतरित हुई है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी देखो, आपने पढ़ा था कि जब तक जीवित है तब तक तो वो स्वयं पूरा करते हैं, मरने के बाद में उनके उत्तराधिकारी पूरा करते हैं। ये धारा नंबर 42 के अंदर बात आ गई थी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? तीसरा पॉइंट, क्या Y और Z L को दायित्व से, क्या Y और Z L को दायित्व से मुक्त कर, लैंग्वेज में गलत है क्या? हाँ, क्या L, Y और Z इधर आने चाहिए थे और ये दोनों इधर जाने चाहिए थे। तो मुक्त करके X तथा X Y को अपना दायित्व तथा Z को अंशदान से मुक्त कर सकते हैं। यदि L X को दायित्व से मुक्त कर दे और Y तथा Z पर भुगतान का मुकदमा चला दे। यहाँ से देखना एक बार, L ने अगर X को दायित्व से मुक्त कर दिया और Y और Z पर मुकदमा चला दिया तो क्या ये जो X है वो Y और Z के प्रति अपने दायित्वों से मुक्त हो जाएगा? ये पूछना चाह रहा है। नहीं होगा। धारा नंबर 44 लगेगी। वचन ग्रहीता द्वारा एक वचनदाता की विमुक्ति से अन्य वचनदाता विमुक्त नहीं होते और विमुक्ति के बाद भी वह वचनदाता अन्य वचनदाताओं के प्रति जिम्मेदार बना रहेगा। धारा नंबर 44। तीनों धाराएं कवर हो गई। देखो, सबसे पहले 43 लगी, फिर 42 लग गया और फिर 44 लग गया। तो संयुक्त वचनदाता का पूरा आ जाएगा वैधानिक प्रावधान। अकॉर्डिंगली निर्णय दे देना आप। इसके बाद आ रहा है, देखो, वस्तु विक्रय अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत क्रेता के विरुद्ध अदत्त विक्रेता के अधिकार बताने। बता दोगे? 4 थे। अदत्त विक्रेता के क्रेता के विरुद्ध 4 अधिकार थे। कौन कौन से थे? मूल्य के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा, प्रत्याशित भंग के हुए हुए अर्जाने ले सकता है। प्लस देय तिथि से वो हो गया, प्रत्याशित भंग में ही कवर हो गया। फिर आया था गैर स्वीकृति हेतु अर्जाने ले सकता है और ब्याज के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। ये 4 पॉइंट थे, आप याद कर लेना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो अच्छे से कर जाना। अदत्त विक्रेता के क्रेता के विरुद्ध जो अधिकार है ना 4, केस स्टडी तो आई हुई है मिस्टर डी वाली, और ये थ्योरी में भी पूछा हुआ है। केस स्टडी भी आई हुई थी ना कि उसने माल तो सौंप दिया, हाँ, उसमें हमने बोला था कि देय तिथि पर भंग है तो देय तिथि से पूर्व वाला पॉइंट नहीं लगेगा, बाकी सारे पॉइंट लग रहे थे। मिस्टर डी वाली केस स्टडी पढ़ी थी ना, वो केस स्टडी हो गई। थ्योरी में भी पूछ लिया तो टॉपिक अच्छे से करके जाना। थ्योरी भी आई हुई है और केस स्टडी भी आई हुई है। नेक्स्ट देखो, श्रीमान एम मैसर एक्स वाई एंटरप्राइजेस के 4 में से एक भागीदार है अपने मित्र जेड से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, मेन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आपको आना चाहिए। किससे संबंधित है ये मैं आपको दे देती हूँ आइडिया। धारा नंबर 29 हित का हस्तांतरण।
हित का हस्तांतरण। अब ट्राई करो। अपने दोस्त जेड से एक साझेदार ने 6 करोड़ रुपए का ऋण लिया है, ठीक है, चुका नहीं पा रहा, तो वो अपने फर्म में जो उसका हिस्सा बनता है ना, हित बनता है, वो बेचना चाहता है, अपने मित्र को बेच सकता है, हित का हस्तांतरण कर सकता है सर्वसम्मति से, हो सकता है। अब आपको क्या बताना है, क्या श्रीमान एम फर्म में अपने भाग को विक्रय के द्वारा वैध रूप से हस्तांतरित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आंसर है यस। साझेदारी में हित संपत्ति के रूप में माना जाता है, जैसे अन्य संपत्ति को हस्तांतरित करते हो विक्रय द्वारा, बंधक द्वारा, प्रभार द्वारा, वैसे ही हित को भी हस्तांतरित किया जा सकता है, तो विक्रय द्वारा हस्तांतरण संभव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है वो देखो एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है। यदि श्रीमान एम हस्तांतरण की तिथि के 6 महीने के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाएं, तो हस्तांतरित के पास क्या क्या अधिकार होंगे? सामान्य रूप से देखा जाए हस्तांतरित के पास एक ही अधिकार होता है कि उसे हित हस्तांतरित हुआ है, हित को प्राप्त करने का अधिकार होता है, और वह खातों को चुनौती नहीं दे सकता, जो उसको बताया जाएगा उतना उसको लेना पड़ता था, याद आ रहा है, ठीक है। परंतु यदि फर्म का समापन हो जाए या जिस साझेदार ने हित हस्तांतरित किया है उसकी हो जाए सेवानिवृत्ति, तो एक एक्स्ट्रा अधिकार मिलता था, यह, हाँ बिल्कुल सही, यह निर्धारित करने के लिए कि उसका फर्म में कितना हिस्सा बनता है, अब खातों की मांग कर सकता है, खातों की मांग कर सकता है, और उसे खाते दिखाने पड़ेंगे। समझ आई चीज? तो वो वाला पॉइंट देखे आना है इसके अंदर कि 2 अधिकार मिलेंगे, एक तो हित जो हिस्सा बनता है साझेदारी के लाभ में वो प्राप्त करने का अधिकारी है, दूसरा क्या बताओगे, यह निर्धारित करने के लिए कि कितना उसका हित बनता है, खातों की मांग कर सकता है। ये 2 चीजें इसमें आ जानी चाहिए, एक तो विक्रय के रूप में कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, और दूसरा ये 2 अधिकार प्राप्त होंगे सेवानिवृत्ति की स्थिति में। आगे क्या दिया हुआ है देखो, एक जनरल स्टोर के मालिक श्रीमान दास एक थोक व्यापारी से 200 किलो बासमती के विशिष्ट लंबाई के चावल क्रय करने गए। श्रीमान दास ने 150 रुपये प्रति किलो के चावल के नमूनों को देखा, खरीदने का निर्णय लिया। श्रीमान दास ने नमूने का परीक्षण करते समय नोट नहीं किया कि चावल के नमूने में छोटे और लंबे दोनों तरीके के दाने शामिल है। आप याद करो, बुक में क्वेश्चन कराया था श्रीमती गीता, सेम क्वेश्चन है, बस श्री मिस्टर दास कर दिया उसकी जगह। चावल देखती थी, उसने ये नहीं नोटिस किया कि कुछ छोटे हैं कुछ लंबे हैं, बाद में कह रही थी, केस फाइल कर रही थी कि भाई तुमने क्या किया है, तुम तो घटिया और अच्छा माल मिला के बेचते हो, तो उस पर कपट का केस फाइल करना चाहती थी। कोई उपचार मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि गलती खुद की है, खुद ने नमूना ढंग से नहीं देखा। धारा 17 नमूने संबंधित गर्भी शर्त क्या होती है वो बता देना। संपूर्ण माल नमूने के अनुसार होना चाहिए, क्रेता को मिलान का अवसर मिलना चाहिए, माल गुप्त दोषों से मुक्त होना चाहिए। यहाँ पर प्रावधान में तो ये चीज आ जाएगी, और इसके पास शिकायत निवारण का कोई भी तरीका नहीं है, क्योंकि इसकी खुद की लापरवाही है और इसने अच्छे से नमूना नहीं देखा। और दूसरा पार्ट भी पूछेगा आपसे कि अगर उसने पहले से ही बता दिया होता कि मुझे लंबे वाले चावल ही चाहिए, तो फिर लंबे ही होने चाहिए थे, क्योंकि वर्णन संबंधित गर्भी शर्त बंद हो जाती। ठीक है ना, तो दोनों ही देना पड़ेंगे, जो पूछा गया है उस हिसाब से अपन को आंसर देना पड़ेगा। इसका बिल्कुल सेम का सेम क्वेश्चन आपकी आईसीआई बुक में है, मिस गीता वाला, उसका आंसर देख लेना, वो डिट्टो आंसर इसमें गया था। नियंत्रण के आधार पर कंपनियों के प्रकार का वर्गीकरण कीजिए। कौन कौन सी आएंगी बेटा, बोलो? 2 नहीं 3 आएंगी। किसके आधार पर? नियंत्रण के आधार पर। सूत्रधारी कंपनी, सहायक कंपनी, संबद्ध कंपनी, एसोसिएट, याद आ रहा है? होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट। नियंत्रण के आधार पर ये 3 ही थी। सूत्रधारी कंपनी वह है जिसकी कोई सहायक कंपनी हो। सहायक कंपनी धारा 287 कौन सी है? जिसमें सूत्रधारी कंपनी का नियंत्रण हो 2 तरीके से, या तो कम से कम 50% मताधिकार पूंजी पर नियंत्रण, या फिर संचालक मंडल की संरचना पर नियंत्रण। याद आ रहा है? फिर संबद्ध कंपनी जिसमें दूसरी कंपनी का सारवान प्रभाव हो, कम से कम 20%, प्रदत्त पूंजी पर नियंत्रण, कुल अंश पूंजी पर नियंत्रण, या व्यावसायिक नियंत्रणों पर नियंत्रण। परंतु यह दूसरी कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है, मतलब 20 से ज्यादा और 51 से कम नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको थ्योरी क्वेश्चन मिला इसका। भारतीय अनुबंध अधिनियम के संबंध में अनुबंध करने के बाद की असंभवता का उदाहरण दीजिए। ऐसी असंभवता का क्या प्रभाव होता है? इंपॉर्टेंट लिख लो कहीं भी,
बाद की असंभवता क्वेश्चन आया हुआ है, धारा नंबर 56। आपकी बुक से कर लेना अच्छे से, इस पे शॉर्ट नोट रेडी। बाद की असंभवता, जब अनुबंध करने के बाद ऐसी कोई घटना घटित हो जाए जिससे उसे पूरा करना असंभव हो जाए, बाद की असंभवता या पश्चातवर्ती असंभवता या अनुवर्ती असंभवता कहते हैं। अनुबंध होता है व्यर्थ। ठीक है, आप उदाहरण भी देके आओगे इसके अंतर्गत। कौन सा? विषय वस्तु नष्ट हो जाए, व्यक्तिगत असक्षमता, युद्ध छिड़ जाए, याद आ रहा है? ठीक है, इस तरीके के उदाहरण इस वाले पॉइंट में दिए हुए थे। कानून में बदलाव आ जाए, है ना? इसके 4 पॉइंट थे टोटल, तो वो आपको यहाँ पर देके आने पड़ेंगे। तो ये शॉर्ट नोट तैयार करके जाना। बात की असंभवता, धारा नंबर 56, यूनिट 4 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, है ना? अब क्या दिया हुआ है देखो, साझेदारों के समझौते को ध्यान में रखते हुए भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों के अनुसार फर्म के समापन के पश्चात हिसाब किताब के निपटारों का नियम बताइए। धारा 48। लाभ होगी तो क्या करेंगे? सबसे पहले तृतीय पक्षकारों के कर्जे चुकाओगे, फिर उसके बाद में अग्रिम, साझेदारों का अग्रिम वापस करोगे, फिर पूंजी वापस करोगे, फिर बचेगा तो लाभ हानि अनुपात में बांट दोगे। याद आ रहा है? समापन के समय खातों का निपटारा है। हानि हुई तो क्या करोगे? पिछले वर्ष के लाभों से भी हानि का वहन नहीं हो पा रहा तो साझेदारों की पूंजी प्रयोग में लोगे, फिर भी नहीं हो रहा तो इनसे व्यक्तिगत रूप से लाभ हानि अनुपात में मंगा लिया जाएगा। याद करो, धारा 48 अच्छे से करके जाना, वहां बुक में भी इंपॉर्टेंट करवाई है। धारा 48 है ये आपकी 48, 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, अंशों द्वारा सीमित कंपनी, मुख्य अंतर बताइए। कर चुके हो भाई? मैंने तो 7 नंबर के हिसाब से तैयारी कराई थी। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी होती क्या है, गारंटी और द्वारा सीमित और अंशों द्वारा सीमित कंपनी में समानताएं बताएं और असमानताएं बताएं। यहाँ सिर्फ असमानताएं पूछी गई है, सिर्फ और सिर्फ अंतर पूछे हैं 3 नंबर के। 3 अंतर बता देना, कौन कौन से? अच्छा, यहाँ पर दायित्व जो है, अगर हम बात करें अंशों द्वारा सीमित कंपनी है तो अंशों पर अदत्त राशि, अवैतनिक राशि तक सीमित है, और यहाँ पर गारंटी की राशि तक। ठीक है, दूसरा, ये सिर्फ समापन के समय मांग सकते हो, जबकि अंशों द्वारा सीमित में चाहे तो जीवन काल में और चाहे समापन के समय कभी भी मांगी जा सकती है। ठीक है, तीसरा, प्रारंभिक क्रियाशील पूंजी अंशों द्वारा सीमित कंपनी तो सदस्यों से कर लेगी, और ये करती थी अन्य स्रोतों से, दान, प्रभार, चंदा, एंडाउमेंट। याद आ रहा है? डोनेशन, चार्ज, एंडाउमेंट, ट्रस्ट, गारंटी वाली कंपनी। तो ये क्या करती है? या तो इसे प्रारंभिक क्रियाशील पूंजी की जरूरत ही नहीं होती है, या फिर अन्य स्रोतों से अरेंज करती है, सदस्यों से अरेंज नहीं करती, नहीं कर सकती, क्योंकि है ही नहीं ना सदस्य को। हाँ, ये समझ में आ गया? पेपर कर लोगे आगे तो ऐसा। अब देखो इसमें दिसंबर 2021, भाई पहली प्रायोरिटी मैं इसको ले रही हूँ। आपकी आईसीआई से क्वेश्चन से ऊपर इसको लिखा है मैंने। क्यों? आईसीआई वाले क्वेश्चन जो हैं बैक साइड वाले बेटा वो सॉल्व्ड है। तुम्हारी बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं तुम्हें वो सॉल्व्ड है। नई वाली बुक के जो क्वेश्चन मैं कह रही हूँ कि करके जरूर बैठना टेस्ट में, वो सॉल्व्ड है। इनका कुछ है ना लॉजिक वॉजिक हो, कोई इंग्लिश में हो हिंदी में ना हो तो मैं समझा दूंगी, इसलिए मैंने इनको पहले लिया है। भाई इसके आंसर तुम्हें क्या होता है, लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम आए कुछ भी आए तो अभी तो मैं समझा सकती हूँ ना इस चीज को। जैसे एक पेपर में था जिसमें इंग्लिश में ही था, हिंदी में नहीं था, है ना? इसमें है क्या हिंदी इसकी? बीच में है क्या? चलो फिर बीच में है तब तो यहीं कहीं आ जाएगी। हाँ, ये आ गया पेपर। चलो इसको करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, और मुझे बता करके बताओ अमाउंट कितना आएगा। इस तरीके का मिलता जुलता क्वेश्चन तुमने किया है? हाँ भाई करो, मोनू तुम भी सॉल्व करो, सब लोग सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। चलो, संयुक्त वचनदाता धारा 42, 43, 44 पढ़ा था, 43 लगेगी। चलो करो। हाँ, 2,75,000 कैसे आया बताओ जल्दी। आप देखो 6 लाख था, 4 बंदे थे, डिवाइड बाय 4 करो, कितना कितना आया? 1.5 लाख। अब 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख। अब बी से कुछ भी नहीं मिल रहा तो बी की वजह से नुकसान हुआ 1.5 लाख का। एग्रीड? मैं बहुत शॉर्टकट बता रही हूँ तुम्हें, ऐसे क्वेश्चन आ जाए सॉल्व करने का।
और सी की जो है, सी दिवालिया हुआ, उसकी संपत्ति से लेकिन 50,000 मिल गए, तो 1.5 लाख में से 50,000 तो संपत्ति से मिल गए, इसकी वजह से नुकसान कितने का हुआ? 1 लाख का। अब कितना हो गया नुकसान टोटल? 2,50,000 का। 2,50,000 में 2 है इसके सक्षम साझेदार, बाकी 2 में बटेगा, मतलब कितना? 1,25,000। 1,25,000। अब कौन कौन बी और सी दिवालिया हुए थे, तो ए और डी कितना कितना लाएंगे? देखो ए जो है उसको भाई 1.5 लाख तो इन लोग को खुद के लेके आने हैं ना, 1.5 लाख 1.5 लाख खुद के लाने हैं ना, और 1.25 लाख दिवालिया होने की हानि के लेके आएंगे। टोटल कितने हुए? 2.75 लाख। 2,75,000। और एक से पूरा मांग लिया गया है, एक से पूरा मांग लिया, तो अब क्या करेगा? वो दूसरे से ले लेगा 2,75,000। समझ आया सबको कि नहीं आया ये बताओ? मोनू का आंसर बिल्कुल सही आया था, 2,75,000। आप लोगों को सबको समझ में आ गया अमाउंट कैसे आया 2,75,000? कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आप डिवाइड कर लिया करो 4 से, तो आपको पता चल जाएगा प्रत्येक का हिस्सा कितना है। अपना अपना हिस्सा तो लाना ही है, बाकी जो दिवालिया होने की हानि है वो सक्षम में बांट देना। हाँ 42 भी नहीं लगेगी, 43 देनी है, सिर्फ 43 देनी है, सिर्फ 43 देनी है। 4 नंबर का ही तो क्वेश्चन है, मेन तो कैलकुलेशन पार्ट है इसमें। हाँ भाई ये बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है, आप देख लो, करो। सीमा दी हुई है, सीमा नियम में 30 करोड़, उधार ले लिए 36 करोड़। हाँ भाई क्या, कौन सा सिद्धांत? कोई सिद्धांत लग रहा है क्या? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायर्स क्या कहते थे? शक्ति बाध्यता का सिद्धांत। शक्ति बाध्यता का सिद्धांत। सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए देने के लिए बाध्य कर सकते हो? 30 करोड़। 6 करोड़ जो है वो तो जाएगा, नहीं ले सकते। क्या लिखा है? जांच कीजिए क्या एके प्राइवेट लिमिटेड इस ऋण को देने के लिए उत्तरदायी है? सिर्फ और सिर्फ सीमा नियम में दी गई राशि 30 करोड़ तक, इससे ज्यादा नहीं है। और क्या उपाय है ये बताइए। फिर हम प्रभाव बता के आएंगे कि जहाँ पर कोई सौदा वो होता है शक्ति बाध्यता का होता है, वहाँ पर ना तो कंपनी वाद प्रस्तुत कर सकती है, ना ही कंपनी पर वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके पास यही उपचार है कि वह सीमा नियम में अधिकृत राशि 30 करोड़ उत्तर की मांग कर सकते हैं। आपकी बुक में क्वेश्चन सॉल्व है, एमसीसी बुकलेट में, रवि प्राइवेट लिमिटेड, मुद्रा फाइनेंस लिमिटेड, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसी तरीके का क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, शर्त भंग आश्वासन भंग मानी जाएगी धारा 13। 4 स्थितियां कौन कौन सी? और ये क्वेश्चन एक बार नहीं आया, 2 बार आ चुका है। परित्याग द्वारा, चयन द्वारा, ठीक है, और अनुबंध विभाजनीय नहीं है, और वस्तु स्वीकार कर ली गई है या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, और चौथा कानून द्वारा क्षमा प्रदान कर दी गई है। याद आ रहा है? तो इसको अच्छे से करके जाना, 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है धारा 13 पर, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 ही पॉइंट है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से करके जाना। 5 परिस्थितियों का वर्णन, दोनों पक्षकारों की सहमति से अनुबंध को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती। नवीनीकरण, परिवर्तन, विखंडन, याद आ रहा है, विमुक्ति, ठीक है। और उसमें धारा उसके बाद में आई थी आपके ये वाली, व्यर्थनी अनुबंध में लाभ उठाया वापस करना पड़ेगा, व्यर्थ ठहराव व्यर्थ अनुबंध में लाभ उठाया वापस करना पड़ेगा, है ना। वचन ग्रहीता सुविधाएं देने में लापरवाही करता है, वचनदाता दायित्व से मुक्त हो जाएगा। वही सारे पॉइंट है, उनमें से कोई भी आपको 5 देने थे, 5 मांगे हैं। आपसे पूछा गया है पंजीकृत कार्यालय व उस पर परिवर्तन के संबंधित प्रावधानों का वर्णन कीजिए। ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट भी लगवाया है। एलएलपी बनने के बाद में उसके पास एक पंजीकृत कार्यालय होना चाहिए जहां पर उसे वार्तालाप किया जा सके, उसे नोटिसेज या सूचनाएं वगैरह भेजी जा सके, और अपने रख रखाव करा जा सके खातों का। ठीक है, जो भी कोई भी सूचना भेजनी है तो आप उसे डाक द्वारा भेज सकते हो या अन्य किसी प्रभावित तरीके से किया जा सकता है। कहाँ पर भेजोगे? पंजीकृत कार्यालय पे या अन्य कोई पता जो एलएलपी द्वारा इसके लिए दिया गया है। इस पते में कोई परिवर्तन हुआ रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा, वरना दंड लगेगा। याद आ रहा है? देखो अब साझेदारी को परिभाषित कीजिए, आवश्यक तत्व बताइए, एक बता दोगे ये तो?
साझेदारी की परिभाषा दे देना। आवश्यक तत्व याद आ रहे हैं? समझाता या ठहराव, हाँ, कम से कम दो पक्षकार, व्यवसाय, व्यवसाय, व्यवसाय। आप परिभाषा से ही पॉइंट निकाल सकते हो। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संघ ठहराव द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। व्यवसाय किया जाएगा, लाभ का बंटवारा और पारस्परिक एजेंसी। ये पांचों पॉइंट थे इसमें आवश्यक तत्व में, जो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करने थे। बताने पांचों थे, विस्तार में दो ही बताने हैं। हेडिंग तो सारे दे देना और दो को डिस्क्राइब कर देना। भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार कारणों सहित जांच कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ भाई, 16 वर्षीय एक्स ने अपनी निजी उद्देश्यों के लिए 50,000 का ऋण लिया। कुछ मास पश्चात वह वयस्क हो गया, देय तिथि पर ऋण का भुगतान नहीं कर पाया। ऋणदाता एक्स के विरुद्ध मुकदमा जाहिर करना चाहता है, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अवयस्क कभी भी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होता। ज्यादा संपत्ति वो भी सिर्फ अनिवार्यता में, अनिवार्यता नहीं है ये, हाँ निजी उद्देश्य है, यहाँ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखो, ये शायद आपकी बुक में आ गया है। ये क्वेश्चन उसमें भी है, मैं बता रही हूँ ना आपको, ये आपका उसमें आ गया है, आईसीआई बुक में आ गया है, बुक में है ये क्वेश्चन आईसीआई में। जे विदेशी बंदरगाह पर के का सामान ले जाने के लिए अनुबंध करता है। जे के देश की सरकार कुछ समय पश्चात युद्ध घोषित कर सकती है। बाद की असमर्थता, धारा नंबर 56, अनुबंध हो जाएगा व्यर्थ। युद्ध छिड़ गया, याद आ रहा है? तो ये उस वाले चैप्टर में देखना, आपको आईसीआई में देखना एक बार, है क्या बेटा ये क्वेश्चन? बुक है ना आपके पास, एक बार देखो। आईसीआई में बाद की असमर्थता यूनिट नंबर 4 में आएगी ना, 4 में देखो एक बार, पीछे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में है शायद ये, मुझे ऐसा याद आ रहा है। या तो मैंने इंग्लिश वालों को कराया होगा एनसीसी वाले से, इसलिए मुझे याद आ रहा होगा। अगर तुम्हारे वाले में भी है तो बढ़िया है। एनसीसी बुकलेट में नहीं है सब ये चीज। ये कहाँ मिलेगी? नई वाली आईसीआई बुक दिखाना मुझे एक बार। नहीं, ये मैं कह रही हूँ ना, ये मेरे को इसलिए याद आ रहा है कि मैंने इंग्लिश वालों को कराया था ये वाला क्वेश्चन। आप कर लोगे ना ये चीज। देखो, बाद की असमर्थता, धारा 56, अनुबंध होगा तुम्हारा व्यर्थ। क्वेश्चन कितने नंबर का है? ओनली 2 मार्क्स, 2 ही नंबर का क्वेश्चन है। धारा 56, बाद की असमर्थता, अनुबंध होगा व्यर्थ। अनुबंध करने के बाद ऐसी कोई घटना घट जाए जिसे इस अनुबंध को पूरा करना असंभव हो जाए। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बाद की असंभवता। थ्योरी भी आ गया, प्रैक्टिकल भी आ गया। धारा 56 नहीं है ना, ये वाला क्वेश्चन बुक में नहीं है, कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। वस्तु विक्रय अधिनियम, बिक्री बता किराए क्रय में अंतर 6 नंबर। अब देखो डिफरेंस मैंने लिखवाए नहीं है, बुक में है, बुक में है 6 या 7 ही है, और ये 6-7 करके जाने हैं। मैंने ये कहा था कि विक्रय और विक्रय के ठहराव में कोई 6 कर लेना, 7 है, और विक्रय और किराया क्रय में भी 6 कर लेना। इसमें 6 के 6 करने पड़ेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया। अब किराया क्रय में आ चुका है ना, तो विक्रय और विक्रय के ठहराव में भी आ सकता है ना। इन दो को तो अच्छे से करके जाना, विक्रय और विक्रय के ठहराव में अंतर, और विक्रय और किराया क्रय में अंतर। अब आपको क्या बताना है इसमें, बताइए क्या निम्नलिखित साझेदारी है? चलो शुरू हो जाओ, पॉइंट नंबर 1 से कोशिश करो। ये लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम आज का। ए और बी कार के संयुक्त स्वामी हैं, रविवार को और छुट्टी के दिनों में निजी प्रयोग करते हैं, जबकि अन्य दिनों में कार का टैक्सी के रूप में प्रयोग करते हैं, आय को बराबर बांट लेते हैं। साझेदार हैं, लाभ बांट भी रहे हैं, व्यवसाय भी है भाई, सारी चीजें पूरी हो रही हैं। आय का बंटवारा आपसी एजेंट के रूप में भी कार्य करेंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पर ऐसा होता है ना कि भाई आपने क्या किया, कई साझेदार ऐसे नहीं होते कि भाई हम सैटरडे संडे को तो पर्सनल यूज करेंगे, बाकी दिन हम इसे काम पे लगाएंगे, व्यवसाय पे। पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये यहाँ पर तो साझेदार है। 2 फर्म जिनमें 12-12 साझेदार हैं, एक फर्म बना सकते हैं क्या, ये बताओ? एक फर्म कभी भी दूसरी फर्म में साझेदार नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? फर्म का प्रतीक वैधानिक अस्तित्व नहीं है।
फर्म का पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं है, याद रहेगा। एक फर्म कभी भी दूसरी फर्म में साझेदार नहीं बन सकती। अच्छा, ए और बी सहस्वामी हैं, लाभ के लिए व्यवसाय चलाने को सहमत होते हैं। ये सहस्वामी हैं, अभी तक इनके बीच में ऐसा कोई पारस्परिक एजेंसी जैसा हमें नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर साझेदारी नहीं है। ठीक है, जैसे वही वाला एग्जाम्पल याद आ रहा है कि पिता की संपत्ति 2 पुत्रों को मिली, सहस्वामी, बाद में उसको किराए पे चढ़ा दिया, साझेदार नहीं, क्योंकि व्यवसाय नहीं है ना। तो इस तरीके के कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ व्यक्तियों ने एक संस्था का निर्माण किया, प्रत्येक व्यक्ति 500 रुपये वार्षिक वंशदान देता है। संस्था का उद्देश्य कपड़े निर्मित करना, शहीद की विधवाओं को देना। ये तो गैर लाभ है, गैर लाभ के लिए कभी साझेदारी नहीं होती। तो ये फिर आपकी नहीं, कंपनी भी नहीं है, इसमें तो एक संस्था दी हुई है सिर्फ, तो हमने बोला साझेदारी नहीं है। हमसे पूछा गया साझेदारी है क्या, आंसर आएगा साझेदारी नहीं है। ए और बी सहस्वामी होने के नाते जमीन से प्राप्त होने वाली किराए की राशि को आपस में बांटते हैं, साझेदार नहीं है। बेटा ये वाला पॉइंट आएगा साझेदार हैं, थर्ड वाला आप लिख लो कहीं भी। इसका ये क्वेश्चन कभी भी करो ना तो याद रखना, पहले वाले में साझेदार हैं, दूसरे में साझेदार नहीं है, तीसरे में साझेदार हैं, चौथे में साझेदार नहीं है, पांचवें में साझेदार नहीं है, सहस्वामित्व है, और ये साझेदार है। ये तो सिंपल सा एग्जांपल है, साझेदारी है। व्यवसाय कर रहे हैं, लाभ का बंटवारा हो रहा है ना, तो फिर वहां पर हम साझेदारी मानेंगे। समझ आ गई चीज की नहीं आई बताओ? 3 में लिखा हुआ था बेटा, लाभ के लिए व्यवसाय चलाने को सहमत, ठहराव हो गया, लाभ भी बंटवारा है, व्यवसाय भी है, तो फिर हम मान लेंगे कि भाई व्यवसाय कर रहे हैं, लाभ बांटेंगे तो आपसे एजेंट होंगे। समझ आई चीज की नहीं आई बताओ बेटा? तो ये हमने यहाँ तक का कंप्लीट कर लिया है। कल याद दिलाना कहाँ से लेना है, क्वेश्चन नंबर 5 से। हाँ ठीक है, तो चलो यहाँ तक का लेते हैं अभी, है ना। कोई क्वेरी है किसी की, पूछ सकते हो। धारा साझेदारी अधिनियम की धारा 16 बताओ। 16 क्या है भाई? 16 तो था कि व्यक्तिगत लाभ अगर उठाता है एक साझेदार, व्यक्तिगत लाभ वाली धारा है धारा 16, तो अपने पास नहीं रख सकता, क्या करना पड़ेगा, फर्म को वापस करना पड़ेगा। वो ऐसे धारा दी हुई थी कि एक साझेदार यदि फर्म की संपत्ति को प्रयोग करके, फर्म के नाम को प्रयोग करके, फर्म के व्यावसायिक संबंधों को प्रयोग करके कोई लाभ अर्जित करता है तो वह उसे फर्म को देना पड़ेगा। फिर इसी का दूसरा पॉइंट था धारा 16 का कि अगर एक साझेदार फर्म से मिलता जुलता व्यवसाय करता है, प्रतिद्वंदी व्यवसाय करता है और लाभ अर्जित करता है, तो उसको भी उसे क्या करना पड़ेगा, फर्म को देना पड़ेगा, परंतु फर्म हानि के लिए दायी नहीं होगी। ये धारा 16 है व्यक्तिगत लाभ वाली। तो ये पूछी गई थी मुझसे, तो आज यहाँ तक का लेते हैं बेटा। जो बचा हुआ पोर्शन है वो अपन इसको कल करते हैं। हाँ वही वो ने बता दी ना, एक तो व्यक्तिगत लाभ और एक वो हो गया प्रतिद्वंदी व्यवसाय का लाभ। कौन सी? किसकी? साझेदारी की यूनिट 2 कहोगे तो कर देगा, इस करा दें।